इस फिल्म में 1978 में जॉन शेरिफ ने अपनी टीम के साथ एक फार्म हाउस पर इन्वेस्टिगेशन की और वहाँ पर उसे घर के अंदर कुछ बुक्स मिलती हैं जिनमें उनको पता चलता है कि एक फैमिली ने 75 लोगों को मार दिया था और उस फैमिली का सरनेम था फायर फ्लाई और लोग उनको द डेविल रिजेक्ट बुलाने लगे। अब इसके बाद उस फैमिली के मेंबर टाइनी को दिखाते हैं जो कि एक वुमेन की लाश को ले जाता रहता है, लेकिन इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो टाइनी उनको देखकर छुप जाता है। अब पुलिस उन फायरफ्लाई के घर पर जाती है और फायरफ्लाई वालों को दिखाते हैं तो वो सोते रहते हैं और उन्होंने कई लोगों को बंदी भी बना रखा था। तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए उन पर ओपन फायर करती है और बदले में वो फायरफ्लाई के जितने भी मेंबर थे वो भी उन पर फायर करते हैं, जिनसे कुछ पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। लेकिन शेरिफ अपनी टीम को लेकर उनके घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उनके लीडर रूफूस को मार देते हैं। मरने के बाद उसकी वाइफ मदर फायरफ्लाई अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिस गन से वो सुसाइड कर रही थी उसमें गोली नहीं रहती है और वो अपने आप को मार नहीं पाती है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन उन फैमिली में से ओटिस और उसकी बहन बेबी बच गई थी और वो एक सीक्रेट रास्ते से भाग जाते हैं। अब वो रास्ते में रहते हैं और वो एक औरत को भी मार देते हैं धोखे से और उसकी कार को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस को दिखाते हैं जो कि उनके घर को चेक करते हैं और पुलिस को उनके घर पर कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो कि उन्होंने फ्रीजर में रख रखे थे और वहाँ पर कुछ बंदी भी मिलते हैं। तो ये सब अब न्यूज़ पर भी बताते हैं। अब इसके बाद कैप्टन को दिखाते हैं जो कि उन फायरफ्लाई फैमिली का हिस्सा था और उसे एक बुरा सपना भी आता है। तभी वो टीवी देखता है और उसने एक शो में जोकर का रोल प्ले भी किया था। अब इसके बाद वो न्यूज़ देखता है और इतने ही उसके पास बेबी की कॉल आती है। अब बेबी कैप्टन को बताती है कि उनके घर पर पुलिस ने रेड डाली थी और उनको हेल्प चाहिए, तो कैप्टन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो उनको एक मोटल पर बुलाता है जहाँ पर वो मिलने वाले थे। अब इसके बाद ओटिस और बेबी को दिखाते हैं जो कि उस मोटल पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कैप्टन से मिलने वाले थे, लेकिन वहां पर कैप्टन अभी तक पहुंचा नहीं था। अब उसी मोटल पर एक बैंड भी रहता है जिसको हम बैंजो के नाम से जानते हैं और उस बैंड में थे रॉय जो कि उन सभी का लीडर था, उसकी वाइफ ग्लोरिया और वेंडी और उसका पार्टनर एडम और उनके साथ रोडी भी था। अब रॉय कुछ सामान लेने के लिए जाता है और वो उन सभी से अलग भी हो गया था और उसके पास अब बेबी आती है और बेबी रॉय को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है। इतने ही पीछे से ओटिस आकर रॉय के सर पर गन लगाता है और वो उससे रॉय के रूम में चलने के लिए कहते हैं। रॉय उनको मजबूरी में अपने रूम में लेकर जाता है और उस रूम में ग्लोरिया और एडम भी रहते हैं, तो बेबी और ओटिस उन दोनों को भी बंदी बना लेते हैं। अब वेंडी को दिखाते हैं जो कि बाथरूम में रहती है और ओटिस उसे भी ले आता है बेडरूम में। अब इतने ही उस रूम पर रोडी भी आ जाता है और उसे पता नहीं था कि उस रूम के अंदर किलर्स हैं, तो बेबी धोखे से रोडी को रूम के अंदर लेकर आती है और ओटिस रोडी के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से बाकी के विक्टिम्स काफ़ी डर जाते हैं। अब इसके बाद कैप्टन को दिखाते हैं जो कि रास्ते में रहता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार से गैस ख़त्म हो जाती है। अब वो एक औरत को देखता है जिसके पास एक बेटा था और उसके पास एक कार भी थी, तो वो जाकर उस वुमेन को मारता है और लड़के को कार से उतारकर उस कार को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब मोटल को दिखाते हैं तो बेबी उन सभी के साथ डांस करती है। वो उनसे मज़े ले रही थी क्योंकि बेबी, ओटिस और उनकी पूरी फैमिली काफ़ी कमीनी थी और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मारा था। अब ओटिस ग्लोरिया को डांस करने के लिए कहता है जो कि रॉय की वाइफ थी, तो ग्लोरिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो अपने कपड़े भी उतारती है। इसके बाद ओटिस उसके साथ मज़े करता है। ये सब करने के बाद वो रॉय और एडम को अपने साथ कहीं पर लेकर चले जाता है। अब इसके बाद शेरिफ को दिखाते हैं तो वो मदर फायरफ्लाई से मिलता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन तभी मदर शेरिफ जॉन को बताती है कि उन्होंने ही शेरिफ जॉन के भाई जॉर्जी को मारा था। इससे जॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मदर के गले को घोंटने लगता है, लेकिन बाद में वो रुक जाता है क्योंकि शेरिफ को अभी उसकी ज़रूरत थी। अब इसके बाद ओटिस को दिखाते हैं तो वो उन दोनों को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने अपनी गन छुपा रखी थी,
लेकिन इतने ही एडम पीछे से ओटिस के सर में डंडा मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और रॉय ओटिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नाकामयाब रहते हैं। और इतने ही ओटिस अपनी गन को लेता है और वो एडम के गले में गोली मारता है। इसके बाद वो रॉय को भी मार देता है। रॉय को मारने से पहले वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों के बीच अच्छा तो चल रहा था, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वो दोनों मर गए थे। अब इसके बाद मोटर को दिखाते हैं तो वेंडी बेबी से बाथरूम जाने के लिए कहती है, लेकिन बेबी वेंडी से कहती है कि अगर तुमको बाथरूम जाना है तो सबसे पहले तुमको ग्लोरिया में ज़ोरदार थप्पड़ मारना होगा। वेंडी के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो ग्लोरिया में थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बहुत आराम से। तो बेबी उससे कहती है कि तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारना होगा। तो वेंडी जितनी उसमें जान रहती है पूरी जान लगाकर ग्लोरिया में थप्पड़ मारती है। इसके बाद बेबी वेंडी से कहती है कि तुम्हें मेरे पास आकर मुझे किस करना होगा और मुझसे थैंक यू बोलना होगा। तो वेंडी बिल्कुल ऐसा ही करती है। इसके बाद बेबी वेंडी को बाथरूम जाने देती है, लेकिन वेंडी बाथरूम में जाकर विंडो से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और मौके का फ़ायदा उठाकर ग्लोरिया बेबी की गन को भी हाथ में ले लेती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी। और इतने ही बेबी ग्लोरिया में चाकू फेंककर मारती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब देखने के बाद वेंडी उस मोटर से भागने लगती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाती है और इतनी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और वो वेंडी को पकड़ लेता है और वो उसे अपने रूम में ले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओटिस भी आ जाता है अपनी गन्स को लेकर। तभी वेंडी को पता चलता है कि उसने एडम और रॉय को भी मार दिया था, क्योंकि ओटिस ने अपने फेस पर एडम के फेस की खाल पहन रखी थी। तो वो तीनों इस मोटल को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ओटिस वेंडी को अपना मास्क पहना देता है। अब थोड़ी देर बाद उस रूम पर एक मेड आती है रूम को सफ़ा करने के लिए, लेकिन जैसे वो डोर को अनलॉक करती है उस रूम में कोई भी नहीं रहता है। तो वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पर उसे लाशें मिलती हैं। इसके बाद वो बाहर आती है तो उसे वेंडी दिखाई देती है जिसने एक मास्क पहन रखा था। ये सब देखने के बाद मेड काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वेंडी भी हेल्प के लिए मोटर से बाहर जाती है और वो एक रोड पर पहुंच जाती है। वो काफ़ी पागल सी हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन इतनी सामने से ट्रक आता है जिससे वेंडी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। अब थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट साइट पर पुलिस आती है और उनके साथ शेरिफ जॉन भी रहता है। तो वो उस मेड से पूछताछ करते हैं। इसके बाद जॉन ने कुछ बाउंटी हंटर को हायर किया था जिनको हम अनहोली 2 के नाम से जानेंगे। तो शेरिफ जॉन अनहोली 2 से उन फायरफ्लाई को ढूंढने के लिए कहता है। तो अब इसके बाद उन तीनों फायरफ्लाई को दिखाते हैं जो कि उन बैंड की वैन में रहते हैं और वो बीच रास्ते में आइसक्रीम भी खाते हैं। अब इसके बाद शेरिफ को दिखाते हैं जिसे एक सपना आता है अपने भाई का, और सपने में उसका भाई जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। ये सब देखने के बाद वो उठ जाता है। अब अनहोली 2 को फायरफ्लाई के बारे में पता चल गया था और फायरफ्लाई से चार्ली भी मिला हुआ था जो कि एक क्लब का ओनर था, और वो ये सब शेरिफ जॉन को बता देते हैं और वो तीनों फायरफ्लाई भी चार्ली से मिलने के लिए ही जा रहे थे। अब इसके बाद शेरिफ मदर फायरफ्लाई के पास जाता है। तो मदर शेरिफ जॉन को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ में काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ही उसके भाई को मारा था। तो शेरिफ मदर में चाकू मारता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जो कि चार्ली से मिलते हैं जो कि उस क्लब का ओनर था। तो चार्ली उनका दोस्त था और वो अपने क्लब में उन्हें रहने देता है ताकि वो पुलिस से बच सकें। अब वो सभी क्लब में पूरी रात भर काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह चार्ली चिकन खरीदने के लिए जाता है और वो चिकन खरीद कर वापस जा रहा होता है, बट बीच रास्ते में उसे शेरिफ जॉन मिलता है और शेरिफ जॉन चार्ली को धमकियां देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे उन तीनों को सौंपना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद चार्ली को वो जाने देता है। अब रात हो जाती है तो वो तीनों अभी भी उसी क्लब में थे और चार्ली कैप्टन से बातें भी करता है। तो वो सभी काफ़ी नशे में थे, तो चार्ली तो वहाँ से चले जाता है और वो तीनों सो जाते हैं। लेकिन चार्ली अब शेरिफ से भी मिला हुआ था, तो वो उनके क्लब पर होली 2 आते हैं जिनमें से बिली ओटिस को पकड़ लेता है
और रोंडो बेबी को पकड़ लेता है। अब कैप्टन के पास शेरिफ आता है और वो उसे पकड़ लेता है। तो उन्होंने तीनों को पकड़ लिए थे। अब शेरिफ उनको वहाँ से ले जाता है, लेकिन जाने से पहले वो चार्ली को कमीना भी कहता है, जिससे चार्ली को काफ़ी बुरा लगता है। अब वो तीनों शेरिफ की कार में रहते हैं और शेरिफ उनको उनके ही घर पर लेकर जाता है। घर के अंदर ले जाकर वो उन तीनों को बांध देता है। अब ओटिस ने जिन जिन लोगों को मारा था, शेरिफ ओटिस को उनके फ़ोटो दिखाता है और उनके फ़ोटो को वो ओटिस के ऊपर ही लगा देता है। इसके बाद बेबी ने जिन जिन लोगों को मारा था वो उनके फ़ोटो को बेबी के ऊपर लगा देता है पिन से, जिसकी वजह से ओटिस और बेबी को काफ़ी दर्द भी होता है। तो शेरिफ उन तीनों को काफ़ी टॉर्चर करता है, जिससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो ओटिस के हाथों पर कील भी ठोकता है। इसके बाद वो बेबी को खोल देता है और उससे भागने के लिए कहता है। बेबी उस घर से भाग भी जाती है। इसके बाद जॉन उस घर में आग लगा देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। घर के अंदर अभी भी कैप्टन और ओटिस थे। इसके बाद वो बेबी का पीछा करता है। अब बेबी जॉन से भागती रहती है, तभी उसे चार्ली मिलता है। तो चार्ली बेबी की हेल्प करने के लिए आया था और वो उसे अपनी कार में भी बैठा देता है, लेकिन इतनी शेरिफ आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से चार्ली को मार देता है। इतने ही बेबी कार से भागने लगती है, लेकिन शेरिफ जॉन उसके पैर में गोली मारता है और वो उसके पास जाकर उसकी गर्दन को घोंटने लगता है। लेकिन इतनी वहाँ पर टाइनी आ जाता है, जो कि हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था, और वो शेरिफ जॉन की गर्दन को पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ देता है। इसके बाद वो उस घर में जाता है जिसमें आग लग रही थी और वो ओटिस और कैप्टन को भी खोल देता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद वो उन तीनों को कार से जाने देता है और वो चले भी जाते हैं और लास्ट में टाइनी उस घर के अंदर जाता है जिसमें आग लग रही थी। अब अगले दिन उन तीनों को दिखाते हैं जो कि कार में रहते हैं और उनकी हालत काफ़ी बुरी रहती है और ओटिस कार को चला रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने पुलिस की पूरी फ़ौज रहती है जिन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे थे। तो उन तीनों को पता चल गया था कि उनका बचना मुश्किल है, लेकिन वो सरेंडर करने की वजह उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और वो सभी उन पर गोलीबारी करते हैं। लेकिन पुलिस की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और वो उन तीनों में इतनी गोली मारते हैं कि उनका ऐसा कोई बॉडी पार्ट्स बचा नहीं था जिसमें गोली ना लगी हो, और उन तीनों की वहाँ पर डेथ हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।